हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद क्या है, इस लेसन को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे। हमने डिटेल से भी गाइस इसके दो तीन पार्ट डाल दिए हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी बुक से एक एक वर्ड से पढ़ाया है गाइस उन पार्ट में। और यदि आपको वो डिटेल चाहिए है इस लेसन का तो आप उससे भी देख सकते हैं, और यदि आप उनको नहीं भी देख पाते हैं गाइस तो कोई बात नहीं। आज ये वाला जो हमने भारत में राष्ट्रवाद जो हमें लेसन पढ़ाएंगे, ये उन सब का एक प्रकार से निष्कर्ष होगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा लेसन आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एक एक से समझाने की फुल कोशिश करेंगे। सो गाइस, और हमने ये हाथ से पीडीएफ तैयार की है कि इस लेसन का एक प्रकार से निष्कर्ष लिखा है। यदि कोई इस निष्कर्ष बस को जल्दी टाइम पे यदि नहीं होता है, देख लेता है, तो उसको फुल समझ में आ जाएगा। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने के क्या कारण थे, क्या होता है गाइस राष्ट्रवाद। यदि राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछ ले, यदि आ जाता है क्वेश्चन में, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, राष्ट्र से लगाव की भावना ही क्या कहलाती है, एक प्रकार से राष्ट्रवाद कहा जाता है। देखिए, एक जन समूह द्वारा, जैसे कोई भी जन समूह द्वारा एकत्रित होते हैं एक भौगोलिक सीमा में, कोई भी जन समूह द्वारा एक भौगोलिक सीमा में कोई परंपरा के कारण या फिर धर्म के कारण या इतिहास के कारण या निश्चित उद्देश्य से जुड़ा होता है। एक बिंदु में सभी जनता क्या होती है, जुड़ाव महसूस करती है गाइस। कोई भी पार्टिकुलर एरिया हो जाता है, सीमा बताई हमने, और किसी धर्म से जुड़े हों, एक बिंदु से सभी लोग क्या होते हों, जुड़े हों, उनमें समान भावनाओं से वो लोग क्या हों, समान भावनाओं से बंधे होना चाहिए गाइस, उसको हम कहेंगे राष्ट्रवाद। उसे वही होती है राष्ट्रवाद। क्या होता है, कौन कौन होना चाहिए इसमें? देखिए, पहले तो राष्ट्र से लगाव की भावना, एक जनसमूह होना चाहिए एक भौगोलिक सीमा में, और एक निश्चित उद्देश्य या धर्म या जाति के कारण एक बिंदु से सभी लोग जुड़े हों और उनमें समान भावनाओं से वो लोग बंधे हों। उनकी भावनाएं क्या हों गाइस, एक समान। मतलब देखिए, एक निश्चित भौगोलिक सीमा होगी, ये है गाइस सीमा। उसमें जो जितने भी लोग रहते हैं वो किसी परंपरा से जुड़े हों या धर्म से या उद्देश्य से जुड़े हों, तो और उनमें क्या हो, सभी में क्या हो गाइस, एकता की भावना हो, समान भावना हो, या उनका सबका उद्देश्य सेम हो, वहाँ पे गाइस वही होता है राष्ट्रवाद। जैसे भारत में सभी लोग क्यों जुड़े थे, क्योंकि लोगों का निश्चित उद्देश्य था। हमारे यहाँ पे विविधता तो बहुत ज़्यादा है, परंपराओं को ले लीजिए, भाषा के आधार पर भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि 28 राज्य हैं अभी भी और 1400 करीबन भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषा के आधार पर तो नहीं जुड़ सकते। तो हम लोगों का सबका उद्देश्य 1919 के बाद की बात चल रही है गाइस इस लेसन में, तो उसमें क्या है कि सभी लोग एक भावना के कारण जुड़े हुए थे। वो कौन सी उद्देश्य था गाइस, कि हमें औपनिवेशिक बात के खिलाफ लड़ना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। सबकी एक सी भावना थी, सबका एक सा उद्देश्य था गाइस, और समान भावनाओं के कारण वो जुड़े हुए थे। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, राष्ट्रवाद उदय कैसा होता है, इसके उदय के कारण अपन देखेंगे। इसके उदय के कारण अपन देख सकते हैं, जैसे क्या है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और तात्कालिक कारण। और साथ में गाइस अपन लिख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध भी इसका सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रवाद के उदित होने का 1919 में। सो राइट, हम इनके बारे में देखेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में आ जाता है गाइस कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, तो आराम से आप इन बिंदुओं को यदि आप ज़्यादा याद नहीं भी रहता है उस समय अपन को, तो एक प्रकार से कीवर्ड हो जाते हैं। क्या कीवर्ड हो जाते हैं? इन चार चीज़ों से हम आंसर को पूरा डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसे में मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। कैसे लिख सकते हैं गाइस? जैसे राजनीतिक कारण यदि हमको लिखना होता है कि राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है, तो पहला ही राजनीतिक कारण क्या था गाइस, कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। अपन ये भी लिख सकते हैं राजनीतिक कारण में। कैसे अंग्रेज क्या करते थे गाइस, उनका मेन मकसद क्या था कि भारत से धन को इकट्ठा करके ले जाना, भारत से धन को ले जाना। और ये वो लोग धन ले जाते थे गाइस, वो हमारे सुरक्षा के नाम पर धन ले जाते थे। उनका मानना था कि हम भारत को सुरक्षा देते हैं, और भारत क्या है, दमित लोग हैं, ये अपना शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम चला रहे हैं। और सुरक्षा के नाम पर वो क्या करते थे, हमको ही लूट कर ले जा रहे थे। सो गाइस, ये था। तो
इसका एक राजनीतिक कारण की शोषणकारी नीतियों के कारण सभी लोग परेशान थे और सबने क्या किया, सबके मन में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्वराज के प्रति प्रेम जागा और बोले कि हम खुद अपना शासन चला सकते हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। शोषणकारी नीति जैसे रॉलेट एक्ट लेकर के आना, बहुत सारे ऐसे कानून लेकर के आना गाइस, काला कानून जैसे जिसे आप जलियांवाला हत्याकांड बोलते हैं, उसके कारण भी लोगों जो हिंसा हुई थी जलियांवाले बाग में गाइस 1919 में, उसके कारण भी राष्ट्रवाद उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए आर्थिक कारण जैसे प्रथम विश्व युद्ध होता है गाइस, तो उसकी भरपाई अंग्रेज लोग कहाँ से करते हैं, वो भारत से करते हैं। यहाँ पे आएगा गाइस, जैसे आयकर प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से कौन शामिल हुआ था गाइस, ब्रिटेन हुआ था। और वो क्या कर रहा था, जैसे ही उसमें खर्चा हुआ था गाइस प्रथम विश्व युद्ध में, तो अमेरिका से उसने कर्ज लिए थे और कर्ज के कारण वो क्या कर रहा था, उसकी भरपाई भारत से करवाता था। भारत में गैस क्या कर दिया था, उन्होंने आयकर और सीमा शुल्क बढ़ा दिए थे, आर्थिक कारण थे। और साथ में उसी समय कुदरत की देनगी गैस ऐसा होता है और ज़्यादा बेहाल हो जाता है भारत का। 1919 में क्या हो जाता है, लोगों की फसल खराब हो जाती है, लोगों के पास खाद्य सामग्री का अभाव रहता है, ज़्यादा खाद्य सामग्री नहीं होती है। और ऊपर से ये अंग्रेज लोग क्या कर देते हैं, सीमा शुल्क और आयकर बढ़ा देने के कारण कीमतें और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। और जब चीज़ें महंगी होंगी गाइस, तो वो लोग कैसे खरीद पाएंगे। और इसी समय एक और कुदरत का कहर बरसता है एक प्रकार से, और क्या होता है, फ्लू नाम की बीमारी फैल जाती है भारत में। जब फ्लू नाम की बीमारी फैल गई गाइस 1920 में, तो क्या होता है, उसमें ज़्यादा लोगों का बेहाल हो गया, उससे करीबन 120 लोग मारे गए, 120 से 130 लाख लोग मारे गए। और गाइस आप सामाजिक कारण, यदि आपको इतना बस याद रखते हैं तो आप इनके बारे में पॉइंट बना करके ले जाएंगे, एक प्रकार से कीवर्ड हैं। और ऐसे कैटेगराइज करके, यदि हमने तो यहाँ पे इन्हीं के सामने लिख दिया है, आप ऐसे ना लिख के आप ऐसा लिखना भी पसंद आप लिख सकते हैं। जैसे राजनीतिक कारण डाला और उसके नीचे एक बिंदु अपन ने क्या लिखा, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, तो वो लिखा उसके बारे में। दूसरा डाल दिया गाइस वहाँ पे ऐसा हुआ, रॉलेट एक्ट आ जाना, विभिन्न एक्टों को लाना, एक दूसरा हो गया। और तीसरा कोई भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप अपने आंसर को सजा सकते हैं। दूसरा कारण गाइस, आगे तो अपन ये 4 बिंदु डाल लेते हैं और फिर बाद में डालते हैं दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण डालने के बाद गाइस अधिक क्वेश्चन में पूछ लेता है आंसर, तो अब आर्थिक कारणों को इस प्रकार डाल के, हेडिंग डाल के आर्थिक कारण की, और ऐसे लिखना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार गाइस हमने देखा सामाजिक कारण आप यहाँ पे डालिए, क्या ले लेंगे, सामाजिक कारण डालने के बाद गाइस आप यहाँ से लिखना शुरू करिए क्या होता है सामाजिक कारण में। आप लिख सकते हैं सामाजिक कारण में कि जैसे नौकरियों में मतभेद करना, इसीलिए गाइस जो शिक्षित वर्ग था वो भी असहयोग आंदोलन में बहुत ज़्यादा साथ देता है महात्मा गांधी का। कैसे गाइस लोग अपनी नौकरियाँ छोड़ देते हैं, स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देते हैं, अंग्रेजों की मतभेदपूर्ण नीति, कैसे अपन इसमें सामाजिक कारण में समाज असंतुष्ट था इसके कारण। कैसे जैसे पढ़ तो सब रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं गाइस, बराबर क्वालिफिकेशन है हमारी और एक अंग्रेज की, और उसमें गाइस उसी में अंग्रेज जो होता था उसको अधिकारी बना देना और हमको क्लर्क बना देना, ये कहाँ की इंसानियत था। तो लोग असंतुष्ट तो होंगे। उनका कहना था गाइस हिंदुओं का कि हिंदू क्या होता है, भारतीय क्या होता है, क्लर्क पैदा होता है और क्लर्क ही मर जाता है, भले ही उसके पास कितनी भी मतलब बुद्धि हो। ठीक है ना, बराबर जब हमारी योग्यता है तो हमें नौकरियों में, हमें क्यों छोटी नौकरियों में डाला जाता है। प्रजाति विभेद भी आप लिख सकते हैं सामाजिक कारण में, जैसे कि उनको हमको काला कहकर पुकारना और वो काला और गोरे में मतभेद करना, श्वेत और अश्वेत में, मतलब काले और गोरे में मतभेद करना। और क्या हो जाता है गाइस, ये हुए गाइस अपने क्या हुए सामाजिक कारण, फ्लू नाम की महामारी फैल जाना। फ्लू के कारण आप ये तो आर्थिक कारण में लिख सकते हैं कि वहाँ की कितना प्रॉब्लम, और ये सामाजिक कारण में दिया याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, कोई बात नहीं। अपना यदि बड़े अंकों में पूछा जाता है तो आप सबके बारे में 2-2 लाइन भी लिख जाएंगे ना गाइस, तो आपको पूरा आंसर हो जाएगा। तात्कालिक कारण, अब तात्कालिक कारण क्या था गाइस, ये राष्ट्रवाद फैलने का आंदोलन होने के तात्कालिक कारण में देखें यदि, तो क्या हो जाता है
है महात्मा गांधी 1915 में गए वापस आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? ये आ जाते हैं अफ्रीका से, जो पढ़ने गए हुए थे वहाँ पे उन्होंने नस्ल विरोधी सत्याग्रह चलाया था जिसमें बहुत लोगों ने साथ दिया और वो भी सफल रहा अफ्रीका में। ये मतलब श्वेत अश्वेत के कारण विभेद करना, प्रजाति विभेद करना गाइस, ये चल रहा था। तो महात्मा गांधी 1915 में आ जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे भी सत्याग्रह का छेड़ देते हैं। उसमें लोगों को एक विकल्प चाहिए था गाइस कि कैसे भी हो हमें कोई विकल्प मिले और हम इसका विरोध करें। तो जैसे ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया तो बहुत से सब लोग जो राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से और सामाजिक कारणों से पीड़ित थे गाइस, वो सब क्या कर लेते हैं, सत्याग्रह में अपना समर्थन देना शुरू कर देते हैं। फिर देखते हैं गाइस समाचार पत्रों, गाइस राष्ट्रवाद के उदय में समाचार पत्रों ने अहम भूमिका निभाई, इसको हम नहीं भूल सकते, क्योंकि देखिए ये समाचार मात्र ही एकमात्र थे वहाँ पे जो आंदोलन को फैला सकते थे, बता सकते थे लोगों, ये अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की जानकारी देना, कोई भी चीज़ की जानकारी देना समाचार पत्रों का भी कारण था। रॉलेट एक्ट आ जाना उसी समय असहयोग आंदोलन का कारण भी लिख सकते हैं। रॉलेट एक्ट आया, ये भी बेकार सा एक्ट था गाइस, एक काला कानून कहा जाता है भारतीयों के द्वारा, क्योंकि गाइस ये रॉलेट एक्ट ने भी बहुत राष्ट्रवाद के उदय में अपनी भूमिका निभाई। कैसे निभाई गाइस? जैसे रॉलेट एक्ट आता है, इसका क्या था गाइस कि 2 साल तक आप किसी भी इंसान को, राजनीतिक क्रांतिकारी को बिना मुकदमा चलाए आप 2 साल तक जेल रख सकते हैं उसको। इसको भारतीयों ने काला कानून कहा और साथ में संदिग्ध अवस्था में भी आप उनको जेल ले जा सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके कारण जो इतना घटिया कानून लाया गाइस इन्होंने, रॉलेट एक्ट आया 1919 को, इसके कारण भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद के उदय में इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसके कारण भी राष्ट्रवाद का उदय होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस ये राष्ट्रवाद का जब उदय हो जाते हैं, सब अपने राष्ट्र से प्यार करने लगते हैं, स्वदेश से प्यार करने लगते हैं, तो इसका परिणाम क्या निकलता है? यदि क्वेश्चन बन सकता है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, और नहीं बनता है तो आप सोचिए आगे राष्ट्रवाद उदय हुआ, तो राष्ट्रवाद उदय हुआ तो कोई ना कोई तो प्रभाव पड़ा होगा, कोई ना कोई परिणाम निकल के आएगा। लोग ज़्यादा प्यार करेंगे भारत से तो वो लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे अपने भारत के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, इसके कारण क्या होता है, परिणाम क्या होता है गाइस? तो इसका परिणाम होता है लोग बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो जाते हैं, सत्याग्रह का विचार आता है गांधी जी के मन में 1915 में, और उन्होंने सत्याग्रह किया 1917 में चंपारण में, बिहार के चंपारण में किया गाइस, और फिर बाद में खेड़ा, अहमदाबाद, इस प्रकार किया। फिर दूसरा करते हैं गाइस, जैसे ही सत्याग्रह उनका ख़त्म होता है फिर आ जाता है क्या, रॉलेट एक्ट ला देते हैं। इसके खिलाफ गाइस क्या करते हैं अंग्रेज लोग, रॉलेट एक्ट लाते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में हमने बात कर ली है, अब बात नहीं करेंगे। रॉलेट एक्ट मतलब कि जो 1919 में बिना मुकदमा चलाए आप किसी को भी रख सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट आता है तो इससे जनता और ज़्यादा भड़क जाती है, और जब जनता भड़क जाती है गाइस तो वो क्या करती है, असहयोग करने लगती है सरकार का। असहयोग आंदोलन आता है 1920-21 में आता है गाइस। असहयोग आंदोलन मतलब जब हम अंग्रेज लोगों का समर्थन ही नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से चले जाएंगे, और बहुत से लोगों ने कपड़ों की होली जलाई, बहुत से बहिष्कार किए गए इस असहयोग आंदोलन के कारण। फिर 1921 में ही गाइस आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में 1920 में जैसे ही आता है 20-21 में, तो क्या करते हैं गांधी जी, मतलब खिलाफत आंदोलन खलीफा पद की रक्षा के लिए बनाया गया आंदोलन था, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली साथ दे रहे थे। तुर्की में क्या प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ, वो तुर्की साम्राज्य हार गया था और वहाँ के जो विश्व गुरु थे वो खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे। उसके विरुद्ध में गाइस खिलाफत आंदोलन चलाया गया था मुस्लिमों के द्वारा। तो गांधी जी ने कहा क्यों ना हम इनका साथ यदि देते हैं तो ये भी हमारा साथ देंगे, और हमें एकता की ज़रूरत है। हम जो अंग्रेज़ों को यदि एक साथ मिलकर हराएंगे तो ही वो लोग हार सकते हैं। तो गांधी जी भी इसमें साथ देते हैं और साथ हो जाते हैं। फिर आता है गाइस, हम देखते हैं धीरे फिर आता है
जब खिलाफत आंदोलन के बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब अब हम सविनय सविनय आपके कानूनों की अवज्ञा करेंगे, गांधी जी लेके आते हैं। 1930 में इसका शुभारंभ होता है नमक कर को ख़त्म करने के लिए। यदि वो उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया कि आपके कानून अब हम नहीं मानेंगे, आपको हम शासन में नहीं मानेंगे। और इसका शुभारंभ जैसे 1930 में करते हैं ये लोग, किसके साथ किया गया? इस सागर से नमक बना करके ही ये प्रारंभ करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे। सो गाइस, आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं हमने बिल्कुल सन बाय सन जैसे ही जो आंदोलन हुए उसी प्रकार ये पीडीएफ हमने अपने हाथ से तैयार की है। क्या है गाइस, यहाँ पे पहले नंबर आता है वो प्रभाव जो होता है राष्ट्रवाद का। तो पहले नंबर आता है गाइस 1917 में सत्याग्रह चलाते हैं गांधी जी। जैसे ही 1915 में वो वापस आते हैं, अफ्रीका से आते हैं गाइस, दक्षिण अफ्रीका से। तो उन्होंने क्या किया, 1917 में गाइस सत्याग्रह चलाया, जिसमें चंपारण के बिहार में, मतलब बिहार में जाते हैं चंपारण में, जिसको चंपारण आंदोलन बोला जाता है, सत्याग्रह बोला जाता है, वो चलाते हैं 1917 में। वो ये किसके खिलाफ था गाइस, इसके बारे में हमने नहीं बताया शायद। हाँ, चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? मतलब यहाँ पे किसान लोगों से जो बागान में खेती करवाई जाती थी गाइस, वो क्या था, वो उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, जो कि खाने के लिए उपयोग भी नहीं होता था गाइस इस खेती का। और खाने के उपयोग ना होने के साथ साथ गाइस इनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। इसमें ज़मीन भी खराब हो जाती है। और क्या है, खाने की जो हम अपनी स्वतंत्रता से अपने अनुसार कोई भी बीज नहीं बो सकते थे। इस प्रकार का माहौल बना दिया था गाइस उन्होंने से अंग्रेज़ों ने। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें। सत्याग्रह का मतलब होता है, यदि क्वेश्चन आ जाता है तो सत्याग्रह से तात्पर्य है मतलब सत्य की खोज करना। क्या? सत्य की खोज करना और अपने जो दुश्मन है, जो पीड़क है गाइस, उसे रियलाइज करवा देना। उसे अपन बल के द्वारा नहीं, मतलब गोली बंदूकों से नहीं, अपने विचारों के कारण उसे अपने रियलाइज करवा देना गाइस। उसे मानसिक रूप से झकझोर कर रख देना कि आप गलत कर रहे हैं। ये होता है गाइस सत्याग्रह आंदोलन। मतलब सत्य की खोज और सत्य को परम शक्ति मांगना। और यदि हमारा उत्पीड़क कितना, गांधी जी कहते थे गाइस, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। तो गांधी जी कहते थे कि यदि कानून हमारा उत्पीड़क गाइस कितना भी बड़ा हो, वो कितना भी बेकार है, यदि हम उसको ये रियलाइज करवा देंगे और जो हमारी यदि हम सत्य में लड़ रहे हैं, सत्य के लिए गाइस, असत्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जीत आखिरी में हमारी ही होगी। इस प्रकार गाइस 1917 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया भारत में, बिहार के चंपारण में 1917 में। दूसरा चलाया 1917 में, ये कहाँ पे चलाया गाइस, ये भी 17 में चला, ये भी 17 में चला। ध्यान रखना, एक बिहार में चलता है और इस जो पूरब में है, और एक साइड चलता है गाइस गुजरात में। दूसरी बार चलता है गाइस जैसे ही गुजरात आते हैं। गुजरात में भी क्या हो रहा था गाइस, गुजरात के खेड़ा गांव में। अब खेड़ा पे क्या हो रहा था, 1917 में चलाया इन्होंने। 3 आंदोलन चलाए, ध्यान रखना, एक 1917, 2 चलाए 1917 में, एक 18 में। कौन कौन से चलाए गाइस? पहला चलाया चंपारण, दूसरा खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद में। ध्यान रखना इनके कार्य। जैसे खेड़ा में क्यों चलाया, खेड़ा में इसलिए चलाया गाइस क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे ना, वो लोग क्या, जब उस समय खेड़ा में मतलब फसल अच्छी भी नहीं हुई थी, और ये लोग लगान को कम करने के लिए ये आंदोलन चलवाया था कि हम इतनी ज़्यादा आपको लगान नहीं दे सकते, इतनी हमें फसल से आय प्राप्त नहीं होती है। तो खेड़ा में चलाया दूसरा 1917 में। 3 आंदोलन ध्यान रखना गांधी जी के सत्याग्रह के ऊपर। और तीसरा चलाया गाइस कहाँ, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मिल के मजदूरों के लिए चलाया। मिल के मजदूर, जो औद्योगिक मजदूर हैं, उनके खिलाफ, उनके कारण अंग्रेजों के खिलाफ 1918 में चलाया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये आंदोलन। ये 3 आंदोलन ध्यान रखिए। 1917 के बाद आता है गाइस, इनके कारण जब इनको ये सफल हो जाते हैं गाइस, तो क्या करते हैं, अंग्रेज सरकार को प्रॉब्लम होने लगती है। अब वो क्या करती है गाइस, इसके खिलाफ क्या लेके आती है, वो 1917 में 2 आंदोलन, 3 आंदोलन हुए। फिर होता है क्या,
जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, राजनीतिक आंदोलन हो रहे थे जगह जगह गाइस इनके खिलाफ, तो ये लोग कितने बेकार हैं कि उसी समय क्या लेकर के आ जाते हैं गाइस, रॉलेट एक्ट लेके आते हैं 1918 के बाद। जैसे ही 1919 लगता है गाइस और ये लोग क्या करते हैं, रॉलेट एक्ट लेके आते हैं। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता है हमने आपको पहले बता दिया है कि संदिग्ध अवस्था में भी ये लोग क्या कर सकते हैं, रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट भेजा गया था गाइस भारत। तो देखिए संदिग्ध अवस्था में भी ये लोग क्या कर सकते हैं, क्रांतिकारियों को बंद कर सकते हैं या उनको पकड़ सकते हैं और ऊपर से 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए गाइस वो लोग, उनका कुछ नहीं, उनको जेल बस में रख सकते हैं। तो मतलब एक सरकार को एक मनमानी हो गई, यहाँ के प्रशासन में और ज़्यादा मनमानी हो गई और इसी का परिणाम स्वरूप क्या निकल के आता है गाइस। तो इसको गाइस जो भारतीय हैं इन्होंने क्या कहा, काला कानून कहा। क्या कहा, ये एक काला कानून है कि काला कानून कहकर बहुत ज़्यादा विरोध किया। क्या किया, भारतीयों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसी के कारण क्या होता है, अमृतसर में मतलब लोग जगह जगह हड़ताल कर रहे थे इस कानून के कारण। क्यों ना करते गाइस कि इतना खतरनाक कानून कि हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, इसके भी बाद भी यदि उनको शकवश हो जाता है, शक के नाम पर वो हमको मुकदमा चला सकते हैं, नहीं वो हमको जेल में बंद कर सकते हैं और ऊपर से हमारा कोई सुनवाई नहीं, हमारे ऊपर मुकदमा भी लागू नहीं होगा और वो क्या 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। इसीलिए गाइस जगह जगह आंदोलन होने लगे और एक दिन क्या होता है, अमृतसर में, अमृतसर पड़ता है गाइस, कहाँ पड़ता है, अमृतसर पड़ता है पंजाब में। अमृतसर अभी का कहाँ है, पंजाब में है अमृतसर के स्थान। अमृतसर में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। कुछ लोग बैसाखी के मेला में गए थे और कुछ लोग क्या करने गए थे गाइस, वहाँ पे एक ग्राउंड में बैठे हुए थे साधारण तौर पर। उसी समय क्या गाइस आता है, जनरल डायर कुछ सिपाही लेकर के आता है और क्या कर देता है, इन लोगों को ये गेट बंद, मेन द्वार गाइस बंद कर देता है। अमृतसर के जलियांवाले बाग का बंद कर देता है चारों तरफ से। जैसे ही बंद कर देता है, जो गेट था उसको बंद कर दिया और बंद करने के बाद क्या किया गाइस, चारों तरफ से बंद हो गया और यहाँ पर धुंध क्या चलाता है, गोली चला देता है। इससे गाइस करीबन 1000 लोगों की मौत हो जाती है। ये था गाइस जलियांबाग हत्याकांड। आपसे पूछा जा सकता है 1919 में ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। जैसे ही इसके कारण जब मौत होती है तो बहुत सभी लोगों में ये खबर क्या हो जाती है, फैल जाती है। और इसके कारण गाइस ये दमनकारी नीति थी। वो अंग्रेज लोग सोच रहे थे कि इसके कारण भारतीय लोग क्या हो जाएंगे गाइस, और ज़्यादा दब जाएंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके खिलाफ और ज़्यादा जनता भड़क जाती है और जगह जगह गाइस क्या होने लगते हैं, आंदोलन होने लगते हैं। जहाँ भी देखो गाइस वहाँ पे आंदोलन का दौर हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोग विरोध करते हैं। जैसे जैसे खबर फैलती है जाती है कि मतलब, और जैसे इसके बाद क्या होता है गाइस, मतलब अंग्रेज लोगों की अध्यक्षता में क्या आता है, एक हंटर समिति आती है। हंटर समिति आती है। हंटर समिति क्यों आई थी, इसकी चेक करने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो वो तो कितना बताती है, लोगों को मरे 779 बताती है गाइस, 379 बताती है, 379 बताती है। जबकि लोगों की मौत करीबन 1000 लोग, निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, वो भी जनरल डायर के खिलाफ, जनरल डायर ने चलवाई। सो गाइस ये थी हमारी सुरक्षा व्यवस्था। उस समय ये करते थे लोग, कहते थे हम भारत के लोग क्या नहीं कर सकते गाइस, हम अपना शासन नहीं चला सकते तो हम इनको दया कर रहे हैं और अपना शासन चला रहे हैं। और जबकि ये कर क्या रहे थे गाइस, अपना झोला भर रहे थे। फिर आता है क्या गाइस, जलियांवाले बाग के कारण इसी का परिणाम स्वरूप गाइस क्या होता है, असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही जगह जगह आंदोलन होने लगते हैं, इतना बड़ा कांड हो जाता है। ये फालतू में जनरल डायर ने इन लोगों को मार दिया था। इसके कारण लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी शासन का जैसे ही
20 के करीब गाइस 1920 के करीब क्या करते हैं, जैसे ही महात्मा गांधी ने समझाया लोगों को, आंदोलन किया गाइस, असहयोग आंदोलन किया 1920 में, क्या कहा कि ये लोगों का हम जब साथ ही नहीं देंगे अंग्रेज़ों का तो ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सो गाइस आंदोलन में सभी लोग क्या होने लगे, शामिल होने लगे, इकट्ठे होने लगे गाइस जगह जगह पे, और ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई। फिर क्या हो जाता है गाइस, ये असहयोग आंदोलन किसने चलाया था गाइस, गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा था भारत में। 1900 कब हुआ था, 1920 को हुआ था। इसका प्रभाव क्या रहा गाइस, जितने भी मतलब एक विकल्प मिल गया लोगों को, उनसे एक शक्ति मिल गई गाइस लोगों को, और ये इकट्ठा जोड़ने का काम कौन कर रहा था राष्ट्रवाद में गाइस, गांधी जी और कांग्रेस, है ना। तो इसका क्या प्रभाव रहा गाइस, हमने इस लेसन में देखा था। शहरों में क्या प्रभाव रहा, गांव में क्या प्रभाव रहा, हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आता है गाइस तो आप इतना बस यदि आपको याद रह सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ तो इसका कहाँ कहाँ प्रभाव हुआ, तो आप आसानी से इनसे कम से कम 2-3 पेज आराम से लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन का मतलब बता देना जैसे हमने बताया। दूसरा ये कब हुआ, 1920 में, ये फैक्ट जोड़ देना 1920 में हुआ। फिर बाद में क्या गाइस, शहरों में इसका क्या प्रभाव रहा, तो शहरों में क्या देखा गया, जो शिक्षित वर्गों ने सबसे पहले इस पर काम किया। जैसे आगे आप लिख सकते हैं गाइस यहाँ पे, शहरों में असहयोग आंदोलन का प्रभाव यदि पूछ लेता है तो आगे अपन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, पहला शहरों में, दूसरा गांव में और बागानों में। फिर लिख सकते हैं गाइस हेडिंग डाल के, शहरों में या शिक्षित वर्गों में क्या, शिक्षित वर्ग ने क्या भूमिका निभाई। तो शिक्षित वर्ग ने क्या भूमिका निभाई गाइस, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया गाइस, क्योंकि हमें जब हम बराबर पढ़ते हैं, बराबर क्वालिफिकेशन है तो अंग्रेज़ों को नौकरी मिल जाती है, वही हमारे अफसर बन जाते हैं और हम क्या क्लर्क के क्लर्क रह जाते हैं। इसके कारण गाइस लोगों ने स्कूल, कॉलेज और पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार किया कि हमको आपकी शिक्षा वाली नहीं चाहिए, घटिया शिक्षा। ऊपर से गाइस फिर बाद में ये कहाँ पहुँचता है गाइस, इसी प्रकार क्या हो जाता है, यदि कॉलेज वाले स्टूडेंट भी आते हैं आगे, दूसरे नंबर के आते हैं गाइस कौन, वकील लोग क्या करते हैं, इनका काम करना छोड़ देते हैं, वकालत करना छोड़ देते हैं। तीसरे कौन आता है गाइस, शहरों में हमने तीनों को देखा गाइस, कौन, शहरों को कैटेगराइज कर सकते हैं आप, एक तो कर सकते हैं गाइस स्टूडेंटों को, कौन, छात्रों को। आप ये कीवर्ड हैं गाइस, यदि आप इतना बस लिखते हैं, याद रखते हैं तो आपको बन जाएगा आंसर। आप इसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। दूसरा कौन आता है, शिक्षक लोग क्या करते हैं गाइस, शिक्षक लोग भी पढ़ाना छोड़ देते हैं, उनका काम करना छोड़ देते हैं। तीसरा कौन, वकालत करने वाले वकील। यदि 3 याद आपको ये रह जाते हैं शहरों में, यदि आप 3 पॉइंट बना लेते हैं तो इसके बाद आप कुछ भी यदि उसके अंदर लिख देते हैं तो आपसे आंसर हो जाएगा। जो गाँव में क्या प्रभाव रहा गाइस, तो गाँव में भी क्या हो जाता है, जो गाइस किसान लोग थे वो वैसे भी परेशान थे इन लोगों से। यदि हम अब कहेंगे गाइस गांव के बारे में, तो गांव में जो किसान वर्ग था गाइस वैसे भी परेशान था। क्यों था, उनके पट्टे पर ज़मीन खरीद ली जाती थी, उनको पट्टे उनके हटा दिए जाते थे, चाहे जब बदल दिए जाते थे, और इससे लोगों को जो जमींदार वर्ग था उनसे ज़्यादातर क्या लेना, ज़्यादा लगान लेना। यदि आप गांव में ये लिख सकते हैं तो छोटे किसान भी लिख सकते हैं और बड़े किसान भी लिख सकते हैं, दोनों लोग परेशान थे। तो आपको 2-4 मतलब इसमें बहुत सारा बन सकता है। अब इसके बाद ये गांव लिखना और फिर इसके ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर देना। गांव में क्या रहा, ग्रामीण इलाके में क्या रहा, या फिर किसान लोगों का क्या हाल रहा। तो गाइस इसके बाद देखते हैं अपन मजदूरों के बारे में भी लिख सकते हैं। इसमें आप गांव में कौन रहता है, मजदूर लोग भी रहते हैं, तो मजदूर भी प्रॉब्लम थी। जो अवध में आपने देखा होगा, इसका एक फैक्ट है गाइस, जैसे 1 में लिख सकते हैं, 1 नंबर डाल के, कि अवध में कौन था गाइस, अवध में रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र थे। वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करते थे। वो लोग इससे परेशान थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे आंदोलनकारियों का। क्यों, क्योंकि गाइस वो लोग परेशान थे कि उनकी ज़मीन चाहे जब हड़प ली जाती है, उनका एक मुखिया नहीं होता है और उनको किराए पर पट्टे से ज़मीन दी जाती थी। तो चाहे जब उनकी ज़मीन ले लेना, चाहे जो करना, और ऊपर से क्या, कुछ की भी उनके अनुसार खेती नहीं करवाई जाती थी, जमींदारों के प्रॉब्लम थे। और तीसरा अपन लिख सकते हैं गाइस बागानों में, बागानी व्यवस्था, मतलब बागान में क्या हाल था गाइस। बागान, जो बाग किसको बोलते हैं गाइस, जो अपन बागान डालेंगे, बागान के बाद ऐसे डॉट करके आप इसका आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं कि क्या प्रभाव रहा
कहाँ पे बागान में क्या प्रभाव पड़ा। तो बागान में गाइस जो असम के बागान वगैरह देखे होंगे आप, वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, वहाँ पे लोगों को, मजदूरों को कोई छुट्टी नहीं होती थी, वो लोग घर जाने को भी तरसते थे। तो गाइस जैसे ही गांधी जी का ये असहयोग आंदोलन शुरू, तो उन्होंने अपने अधिकारियों की अवहेलना करके वहाँ से भाग आते हैं बागान से। तो ये रहा गाइस असहयोग आंदोलन 1922 का। इसके बाद क्या होता है, यदि आप ऐसे कैटेगराइज करके, यदि आपको इतना सा भी याद रहता है गाइस, यदि आप एक प्रकार से, यदि जिसके पास लिखे भी हैं तो आप नोट कर लीजिए कॉपी में और आप लिखने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा आंसर आएगा, बड़ा आंसर आ जाएगा। यदि जितने नंबर का चाहिए है गाइस, यदि 5 नंबर का, 10 नंबर का आता है तो दो लाइन, 3 लाइन भी इनके बारे में लिख देंगे ना आप, तो कितनी, जैसे 2 इससे लिखें, 2 इसमें तो 6, 2 8, 2 3 6 लाइन, और इससे भी आ जाता है। और एक तीसरा होता है निष्कर्ष, लास्ट का निष्कर्ष। आगे तो ये लिखेंगे गाइस, असहयोग आंदोलन लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। फिर बाद में ये 3 पॉइंट आप इसके बना लेंगे, 3 तो कितने हो जाते हैं, 3 की गाइस, 2 लाइन इसकी, 2 या 3 लाइन इसकी, 2 या 3 लाइन इसकी, तो 3 लाइन लिखेंगे तो 3 चौको 12 लाइन ये हो जाएंगे गाइस। और ये देखिए, ये असहयोग आंदोलन के बारे में लिख देंगे, तो 12 और 3 कितनी हो जाएंगी, तो 12 और 3 15 हो जाएंगे। और 15 के साथ साथ आप निष्कर्ष भी 2 लाइन का लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर, मार्क्स मिल जाते हैं गाइस। अब इसके बाद देखते हैं चोरा चोरी कांड। क्या होता है गाइस चोरा चोरी कांड, इसके बाद क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन जो ऐसा चल रहा था गाइस, तो गांधी जी का मतलब हिंसा करना नहीं होता था, उनका मतलब तो सत्य के अनुसार इनके मानसिक रूप को हानि पहुंचाना है और हमें इन्हें रियलाइज करवाना है कि आप गलत कर रहे हैं। और असहयोग आंदोलन में उनका कहना था कि जब इनका सहयोग नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली भारत से चले जाएंगे। असहयोग आंदोलन में गाइस इसके बाद जब ये सब इतनी भयानक घटना होती है तो फिर आता है गाइस एक दिन चोरा चोरी कांड होता है 1922 में। इसका ही असहयोग का ही परिणाम था। कैसे, जैसे हमने देखा ये लोग असहयोग आंदोलन करते हुए गोरखपुर के, एक उत्तर प्रदेश में पड़ता है गाइस ये, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान से क्रांतिकारियों का शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। उसमें क्या हो जाता है कि उसमें कुछ पुलिस वालों से इन लोगों की, ये आंदोलनकारियों की क्या हो जाती है, 1922 में झड़प हो जाती है। ये 1920-22 में, 21 में चला है, ध्यान रखना, 1920 या 21 में चला है। फिर 1922 आता है तो गोरखपुर के, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये लोग शांति से निकल रहे थे, तो 2-3 पुलिस वाले क्या करते हैं, इन पर 2-3 लोगों को झड़प हो जाती है इनके बीच में ही, और वो लोग क्या कर देते हैं, इनको मार देते हैं। फिर क्या करते हैं क्रांतिकारी, वैसे भी उनको उस समय पुलिस वालों को भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए गाइस, क्योंकि देखिए ये लोग तो वैसे ही परेशान हैं, मज़ा नहीं आती किसी को आंदोलन करने में, कोई खुशी होकर आंदोलन नहीं करता है, फालतू में कोई एक पल का टाइम नहीं देता है। पर मजबूरी है गाइस कि जब इन लोगों को जीना ही हराम है, वो लोग घर भी नहीं आ सकते, उनके अनुसार खेती भी नहीं हो सकती, उनकी पट्टे पे ज़मीन दी जाती है, उनसे इतना भारी भरकम लगान दिया जाता है, तो गैस वो आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी समय ये लोग क्या कर लेते हैं, पुलिस वाले, झड़प हो जाती है। तो आंदोलनकारी तो वैसे ही उग्र रूप में थे गैस, तो उन्होंने क्या किया, इकट्ठा थाने में उन पुलिस वालों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं गाइस। वो बंद करके वहाँ पे क्या लगा देते हैं गाइस, आग लगा देते हैं, जिससे 20-30 लोगों की गाइस क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब मौत हो जाएगी, वो तो मौत होनी है ना, काय को फिर रहे हो जब वो फालतू में, वो तो वैसे ही परेशान है, अपना खा रहे हो, हमारे ही देश के हो और हमारी से गद्दारी कर रहे हो। तो गाइस ये होता है। तो गांधी जी का मानना था गाइस कि हमें हिंसा पर नहीं उतरना है, मारेंगे तो किस को मारेंगे और कितनों की जान लेंगे गाइस। तो इससे अच्छा है गाइस, गांधी जी क्या चाहते थे कि शांति से आंदोलन हो। इसीलिए गाइस 1922 में चोरा चोरी का कांड होता है, और चोरा चोरी के कांड के कारण क्या ले लिया जाता है, आंदोलन को वापस ले लिया जाता है।
आंदोलन को क्या कर लिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। चोरा चोरी कांड, आई होप आपको चोरा चोरी कांड क्लियर हो गया होगा। फिर आता है गाइस धीरे धीरे क्या होता है, समय निकलता है, मतलब ऐसे ही चलता रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब फिर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समय तक तो लोग सविनय इन आंदोलनों एक तो वापस ले लिया। फिर क्या होता है, लोगों को उनकी जो क्रांतिकारी थे उन पे उनको क्या प्रभाव, क्रांतिकारी तो ठीक है वो तो लड़ ही रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने कोई ऐसी गतिविधि नहीं की। और साथ में गाइस बहिष्कार करते तो कब तक करते, वो लोग परेशानी थी उनको। फिर आता है वो लोग फिर से राजनीति में लौट जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और भी लोग हैं गाइस, वो राजनीति में लौट जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें ऐसे आंदोलन नहीं करना चाहिए, हमको क्या है राजनीति में जुड़कर ही आंदोलन करना है। राजनीति का किसी एक पद को ले लेते हैं और उसी में बैठकर के ही राजनीति के पद पर ही हमको बहसबाजी, मतलब चुनाव में भाग लेकर के ही हम इन सरकारी नीतियों का विरोध करेंगे। सो गाइस इसके बाद भी नहीं मानते हैं। फिर बाद में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और नहीं गाइस अभी एक चीज़ और आती है, हमने यहाँ ऐड करना भूल गए हैं। देखिए असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में हमने आपको बता दिया था, उसमें इसमें नहीं बता पाए हैं। जो खिलाफत आंदोलन आता है और गांधी जी उनका साथ देते हैं, जिसमें कि हमारा उससे कोई निजी लाभ नहीं होता है गांधी जी का, और गांधी जी क्या देते हैं गाइस, साथ देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं तो वो सबके साथ के साथ ही भगा सकते हैं। यदि सब लोग अलग अलग रहे तो हम 1 साल क्या 100 साल में भी आज़ादी नहीं पा पाएंगे। इसीलिए गांधी जी उनका भी साथ देते हैं। खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिम का था, क्योंकि तुर्की में ऑटोमन सरकार की स्थापना हो गई थी और मतलब कि खलीफा के पद को हटाया जा रहा था, इसीलिए। फिर आता है गाइस सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ये नमक कर के ऊपर आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी कहते हैं अब हम इन लोगों से परेशान हो चुके हैं और साथ में क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा, अब इनकी हम शांतिपूर्ण क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, इनकी हम कोई भी बात नहीं मानेंगे। जब इनकी बात ही नहीं मानेंगे, एक तो ना इसमें भी गाइस बहुत ज़्यादा बहिष्कार होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा बहिष्कार होता है। गांधी जी बोलते हैं आज्ञा नहीं मानना, मतलब अवज्ञा करना, आज्ञा का उल्टा अवज्ञा करना। इन लोगों की अवज्ञा करेंगे, बात नहीं मानेंगे। इसमें इन्होंने क्या किया गाइस, औपनिवेशिक शासन कानूनों की अवज्ञा तथा उल्लंघन करना ही शांति से करना, ये होता है गाइस सविनय अवज्ञा। क्या होता है गाइस, इसकी डेफिनेशन यदि पूछ लेती है आ जाती है एग्जाम में, तो आप कैसे लिख सकते हैं, औपनिवेशिक कानून। औपनिवेशिक कानून मतलब जो उपनिवेशवाद चला रहे थे ना अंग्रेज, उसका कानून की अवज्ञा करना, औपनिवेशिक कानून की अवज्ञा करना शांति से, और उनका उल्लंघन करना जो वो नियम लेके आते हैं। तो गाइस औपनिवेशिक कानून, अवज्ञा, आप इतना ध्यान रखना, और उनका उल्लंघन करना। तो आपको पूरी डिफाइन याद हो जाएगी, 3 वर्डों में आप कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, एक तो गाइस हम क्या करेंगे, इनकी औपनिवेशिक कानून की क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे। दूसरा औपनिवेशिक कानून की अवज्ञा करेंगे, अवज्ञा कानून की गाइस करना अवज्ञा, अवज्ञा करना, अवज्ञा करना या फिर उल्लंघन करना, यही है गाइस क्या, उल्लंघन करना, अवज्ञा तथा उल्लंघन करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए इसमें क्या करते हैं गांधी जी, 1923 जैसे ही 30 आता है, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से प्रारंभ होता है हम देख लेते हैं। इसको भी यदि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में यदि आपसे पूछ लेता है तो इसको भी आंसर तौर पर आप किस प्रकार लिख सकते हैं। ये गाइस हम आंसर नहीं बता रहे हैं, ओनली ये लेसन का निष्कर्ष हमने बनाया है कि गाइस कैसे क्या हुआ, पहले कौन आता है, सेकेंड कौन आता है, हमने कैटेगराइज करके लिखा हुआ है, बताया हुआ है। इसके बाद गाइस कौन आता है, हमने देखा कि आगे असहयोग आंदोलन आता है, उसके बाद ही फिर रिपब्लिक पार्टी की स्थापना होती है गाइस 1925 में। और इसके बाद एक साइमन का, तो भूल ही गए हम गाइस, यहाँ पे क्या लिखना था हमने। इसके बाद क्या आता है असहयोग आंदोलन के, यहाँ पे एक पॉइंट और बनाना था गाइस, वो भूल चुके हैं हम, क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी साइमन कमीशन आता है। क्या आता है गाइस, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन कब आता है गाइस, जैसे ही आंदोलन हो रहे थे गाइस तो क्या होता है,
साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में आता है साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन के बाद। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान रखिए आप। क्या आता है गाइस? साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन में गाइस क्या होता है, सारे के सारे 7 मेंबर जो रहते हैं वो अंग्रेज रहते हैं। जॉन सर साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन होता है साइमन कमीशन का। 1928 में आता है। कब आता है? 1928 में आता है। 1928 में आने के बाद अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्या होता है 1928 के बाद? यहाँ के जो भारतवासी हैं वो सब इसका गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। और नारा के साथ साथ इसी में क्या हो जाता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं गाइस। और लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, इसी के कारण मौत हो जाती है। लाला लाजपत राय लाठी लगने के कारण उनके सर से मौत हो जाती है। तो आंदोलन और ज़्यादा भड़क जाता है। 1928 का दौर आता है, 22 में ले लिया गया, 24 में रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1928 आते आते साइमन कमीशन आ गया। क्या? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आ जाता है। फिर क्या होता है गाइस? साइमन कमीशन आ जाता है, उसकी अवहेलना करते हैं। इसके बाद गांधी जी जानते हैं कि ऐसे कब तक चलेगा। फिर क्या करते हैं गांधी जी? सविनय अवज्ञा। साइमन के बाद देखिए 28 के 2 साल बाद कौन आता है? जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक यात्रा कर के बारे में देख रहे थे अपन। 1931 में क्या करते हैं? जनवरी 1931 को 11 सूत्री मांगों को रखा गांधी जी ने और नमक कर को विशेष माना। गांधी जी ने कहा कि हमें ऐसी कोई चीज़ जोड़नी है गाइस मेन, जो सबके यूज की हो। देखिए जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नमक कर। नमक पर भी क्या करते थे गाइस, ये लोग कर लेते थे। नमक पर भी कर वसूलना कर नहीं छोड़ते थे। मतलब जैसे आज की जो दैनिक चीज़ है गाइस, दैनिक यूज में होने वाली और हमारी बेसिक आधारभूत आवश्यकता है। जिस प्रकार हम भोजन के बिना या फिर पानी, कपड़ा, मकान हमारी बेसिक स्थिति है, बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं, उसी प्रकार नमक भी आ जाता है गाइस, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होने वाला चीज़। और ये लोग कितने घटिया थे गाइस कि जैसे यदि अपने पास कुछ नहीं होता ना किसी लोग, तो लोग बोल देते हैं कुछ नहीं है तो हम नमक रोटी खाकर भी सो लेंगे या जी लेंगे। लेकिन उस समय तो ऐसी स्थिति की थी कि लोग क्या नमक रोटी भी नहीं खा सकते थे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए थे ये अंग्रेज लोग। तो इसीलिए गाइस गांधी जी ने क्या किया, नमक कर आंदोलन चलाया कि नमक और क्या 11 सूत्री मांगों को रखा। और 11 सूत्री मांगों में गाइस 11 उसमें बहुत ज़्यादा जैसे हिंदू वर्ग जुड़ा था, कोई क्या मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग, और साथ में हिंदू वर्ग मुस्लिम वर्ग तो ठीक ठाक है, ये तो सांप्रदायिकता है, बट क्या था किसान वर्ग भी जुड़े थे, मजदूर भी जुड़े थे। इन सब की मांगों को मिला कर के किसान, मजदूर और शिक्षित सबकी मांगों को मिलाकर के क्या 11 सूत्री मांगें बनाई गई, जिसमें नमक कर प्रमुख था कि उनको हटा दिया जाए। तो इरविन समझौता होता है 31 जनवरी 1931 को। इरविन से समझौता नहीं होता है गाइस, गांधी जी क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि चेतावनी दी कि 11 मार्च को तक स्वीकार नहीं करते हैं तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। क्या यदि 11 सूत्री मांगों को 11 मार्च तक आप नहीं मानते हैं, मांगें स्वीकार नहीं की जाती हैं, तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। गाइस इतनी ही चीज़ों को यदि आप याद रख लेते हैं तो आपसे ये सविनय अवज्ञा नमक यात्रा का सारा समझ में बन जाएगा। तो गाइस क्या होता है, अंग्रेज लोग, इरविन था उस समय शासक और लॉर्ड वायसराय भारत का, तो वो लोग नहीं मानते हैं और 78 वॉलंटियरों के साथ गांधी जी नमक यात्रा पर चल देते हैं। नमक पद यात्रा मतलब नमक के कारण, और जहाँ से भी जाते हैं गाइस ये लोग तो बहुत सारी भीड़ इनमें शामिल हो जाती है इस आंदोलन में। गांधी का नाम सुनने के लिए बहुत सारी गाइस महिलाएं भी साथ देती हैं, बच्चे भी, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं और विभिन्न वर्ग के लोग आ जाते हैं। ये लोग साबरमती से, गांधी जी का आश्रम है गाइस, साबरमती में आश्रम था। साबरमती से लोग कहाँ जाते हैं, दांडी को जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दांडी जाते हैं। और दांडी में लोग क्या करते हैं,
ये प्रतिदिन कितना चलते हैं गाइस, 10 मील चलते हैं। मतलब 11 मार्च से इन्होंने स्टार्ट कर दिया चलना, ठीक है ना। और 10 मील डेली चलेंगे। कितना चलेंगे गाइस, 24 दिन चले गाइस। ये लोग कितना चले, 24 दिन चलते हैं। तो टोटल 240 मील की दूरी पद यात्रा करते हैं गांधी जी। इसी को कहा जाता है दांडी मार्च। मार्च में 11 मार्च से शुरू किया था। फिर गाइस क्या होता है, ये समुद्र का पानी उबालकर ये लोग क्या कर रहे थे, सभी ने अवज्ञा छोड़ा। अवज्ञा का मतलब होता है कानून को तोड़ना। मतलब जो कानून था कि लोग नमक भी नहीं बना सकते हैं, तो ये लोग कह दिए कि हम अब नमक बनाएंगे और खुद खाएंगे, आप मत करिए, बंद ना करिए काम। उसकी मतलब लगान ले, उसमें भी कर लेते थे ना ये लोग। तो गाइस लोगों ने, बहुत सी औरतों ने साथ दिया, पानी में से नमक बनाया। मतलब ये गुजरात के तट तट चल रहे थे गाइस, और वहाँ पे समुद्र से इन्होंने पानी उबाला, क्योंकि समुद्र का पानी गाइस खारा होता है। उसको उबाल करके नमक बनाया। बहुत सी औरतें इनका साथ दे रही थी और उल्लंघन किया। इसका परिणाम क्या, इस नमक्कर में हमने कितने गाइस देखे दांडी मार्च में। पहला हमने पॉइंट देखा कि 11 सूत्री मांगों को और 11 मार्च से शुरू किया रखा था। 11 मार्च को देखा गाइस, 11 मार्च 11 सूत्री मांगे और 10 मील की गाइस यात्रा शुरू की। दूसरा यात्रा और कहाँ से, साबरमती से लेकर के दांडी तक। एक यदि कीवर्ड याद रह जाते हैं तो आप आंसर को आसानी से लिख ले जाएंगे। अपने अनुसार आप आंसर लिखना जब भी करना, पर हम तो बताते चल रहे हैं आंसर के बारे में। हमें ओनली लेसन समझाना था, वो तो समझा ही रहे हैं। देखिए गाइस इसका परिणाम क्या निकल आता है। इस आंदोलन को बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। औपनिवेशिक कानून की अवज्ञा की। कानून तोड़ने के साथ साथ सरकार की दमनकारी हिंसात्मक प्रक्रिया के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ, गांधी जी ने तो नमक अवज्ञा तो कर दी, कानून तोड़ दिया गाइस। इसके बाद क्या होता है कि ये जो हिंसात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है ये आंदोलन भी। क्या करते हैं, जो अंग्रेज सरकार है वो शांत तो बैठने वाली नहीं है। वो दमनकारी नीतियों के कारण वो हिंसात्मक रूप, हम लोग तो शांति से जा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं ना छेड़ रहे हैं, ऊपर से लोग क्या करने लगते हैं, हिंसात्मक प्रक्रिया करने लगते हैं। इस कारण से गांधी जी चाहते थे कि हमें हिंसात्मक रूप से काम नहीं करना है, किसी की मौत नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अब इसमें भी गांधी जी इरविन समझौता हम देख लेते हैं। और गांधी जी को क्या करना पड़ा, 1930 में गाइस इरविन से समझौता होता है। पहला समझौता होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1929 में होता है प्रथम। 3 गोलमेज सम्मेलन करते हैं गाइस। उसी समय कौन, गांधी इरविन बुलाता है गाइस। गोलमेज सम्मेलन रख लेते हैं अंग्रेज लोग, और अंग्रेज लोग गोलमेज सम्मेलन रखते हैं। उनका मतलब था, ये किसके लिए रखा गया था, भावी संविधान की आपकी स्थिति सुधारने, आपकी भारत की स्थिति को देखने के लिए। तो प्रथम में कांग्रेस ने क्या कर दिया था, भाग नहीं लिया और बोल दिया हम नहीं आएंगे आपकी, ठीक है ना। और प्रथम 1929 में होता है। दूसरा होता है 1931 में, जिसमें गांधी जी भाग ले लेते हैं। भाग लेने गए हुए थे उनको, और उसमें क्या होता है, भाग तो ले लेते हैं लेकिन उनको लंदन जा कर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जब, तो उनको, उनकी वार्ता क्या होती है, बीच में ही टूट जाती है, उनको निराश होकर लौटना पड़ता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन गाइस 1932 को होता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन बन जाता है गाइस, किसने भाग लिया, भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। सो क्लियर। सो गाइस अभी हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन वाले में क्या, तो अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब नियम को तोड़ना, शांति से नियमों को तोड़ना। हम आपकी, इसमें बहुत सारा बहिष्कार भी होता है। हमने ये बताया क्या होता है, लोग बागानों से, मतलब सब लोग बहिष्कार करते हैं। इससे बहुत सी होली जलाई जाती हैं गाइस, होली जलाई जाती है। पाश्चात्य संस्कृति का क्या करना चाहते हैं लोग, हटाना चाहते हैं कि अब हमें इनको नहीं झेलना है, हम अपना शासन चला सकते हैं। तो इसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी।
इसका क्या प्रभाव रहा, कैसे क्या हुआ, हम इसके बारे में देखते हैं। कौन कौन ने भाग लिया। तो गाइस सविनय अवज्ञा आंदोलन का यदि क्वेश्चन पूछा लेता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन लोगों ने कैसे लिया, या फिर इसका यह भी पूछ ले सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, किस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गाइस अपन को एक कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए संपन्न किसानों पर क्या प्रभाव हुआ, गरीब किसान कैसे लिए इसको, कैसे गरीब किसान ने साथ दिया, व्यवसायी वर्ग क्या इसमें सम्मिलित हुए थे, क्या महिलाएं सम्मिलित हुई थी। तो बिल्कुल गाइस अपन इसको क्या प्रभाव रहा लोगों पर, संपन्न किसान पर, तो अपन इसको कैटेगराइज कर सकते हैं जिससे आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अपन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख जाते हैं। और यदि अपन ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं तो एक के बारे में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, जैसे संपन्न किसान के बारे में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं और इनके बारे में लिखना भी भूल जाते हैं या टाइम नहीं बचता है। तो सबको कैटेगराइज करना है, 2-2 3-3 यदि लाइन सबके में लिख देते हैं तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, तो आपसे बन जाएगा। और गाइस हम क्वेश्चन बताते जाते हैं क्योंकि ऐसे बन जाते हैं, वरना यदि आप जिसको मतलब वो क्वेश्चन से भी मतलब नहीं है तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का किसान पर क्या प्रभाव पड़ा, गरीबों पर, व्यवसायी पर, महिलाओं पर। तो अपन फर्स्ट वाला लिखते हैं, कौन, संपन्न किसान पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उन्होंने भाग लिया कि नहीं लिया। सो गाइस अंग्रेजों ने राजस्व कम करने से इनकार कर दिया, इसके कारण ही जुड़े थे। जो संपन्न किसान थे वो क्यों जुड़े थे, क्योंकि उनसे कर लिया जाता था राजस्व का, भूमि कर लिया जाता था। वो लोग अंग्रेज लोग मानते नहीं थे और इनकी इतनी अपन नहीं होती थी उनके अनुसार जो कम दे सके, कर दे सके। बिना राजस्व कर को कम किए आंदोलन को वापस लेना पड़ा, जिससे निराशा हुई और दोबारा भाग नहीं लिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ, 1900 जैसे ही 1930 में स्टार्ट होता है, 1931 में हिंसात्मक प्रवृत्तियों को देख करके गांधी जी को वापस लेना पड़ता है। तो जो संपन्न किसान थे उनको बहुत ज़्यादा निराशा होती है क्योंकि उनको राजस्व में वो लोग कोई सरकार लोग कमी करते नहीं है और उनको वापस ले लिया। तो 1931 में जब फिर से गाइस आंदोलन प्रारंभ होता है तो ये लोग भाग लेने से इनकार कर देते हैं कि हमें कुछ होता मोता है नहीं है, हम क्यों लें। देखिए फिर आता है कौन, गरीब किसान क्यों शामिल हुए थे गाइस। इनमें जो जो लोग शामिल हुए थे तो उनके बारे में हमने लिखना है। तो एक तो हमने संपन्न किसान शामिल हुए, गरीब किसान शामिल हुए, व्यवसायी वर्ग क्यों शामिल हुआ, महिलाएं क्यों शामिल हुई, इनके बारे सबके बारे में हमें 2-2 लाइन लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। देखिए गरीब किसान क्यों हुए, यह चाहते थे कि ज़मीन का भाड़ा माफ़ हो जाए, या इनका रूप क्या रहा गाइस, वो चाहते थे ज़मीन का भाड़ा माफ़ हो जाए। लेकिन क्या होती थी, जो कांग्रेस थी तो कांग्रेस को सबको समन्वय बना करके चलना था। क्या था गाइस कि सभी वर्ग आंदोलन में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन में हिस्सा बने। इसीलिए गाइस जब गरीब किसान थे वो भाड़ा माफ़ करवाना चाहते थे और जमींदारों के डर के कारण कांग्रेस भाड़ा के विरोध में आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही थी। तो क्या होता है, कांग्रेस थी गाइस, कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। कांग्रेस में बहुत से लोग अधिवेशन अलग अलग जगह पे हो, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, दूसरा पश्चिम बंगाल में हुआ, और जो भी जहाँ भी होता था वहाँ का समुदाय उनका सदस्य बन जाते थे, तो वहाँ के लोगों को जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो कांग्रेस के कारण ही बहुत से लोग राष्ट्रवाद में उदय में गाइस कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा, और लोगों को एकजुट करने में कांग्रेस और गांधी जी ने बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी निभाई, अहम भूमिका निभाई। तो कांग्रेस क्या चाह रही थी, गरीब किसानों को क्यों नहीं जोड़ पाया गाइस ज़्यादातर, क्योंकि कांग्रेस भाड़ा विरोधी थी, जमींदारों के डर से। यदि हम इनका भाड़ा में वो कुछ करवाते हैं तो अभी क्या कर लेंगे, ये जो मेन किसान हैं गाइस, हाँ, तो जमींदार लोग हैं वो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, इसीलिए इनका समर्थन नहीं कर रही थी कांग्रेस। अब देखते हैं व्यवसायी वर्ग का क्या प्रभाव रहा। गरीब किसान को देख लिया क्योंकि वो भाड़ा कम करवाना चाहती थी और कांग्रेस को डर था जमींदारों का, इसीलिए वो नहीं जोड़ पाए। और व्यवसायी वर्ग का क्या था, विदेशी वस्तुओं की आयात के खिलाफ सुरक्षा चाहते थे। जो विदेशी वस्तुएं गए यहाँ से ब्रिटेन ले जाते थे, कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से चीज़ें बनवा के ले आते थे। तो क्या होता था, विदेशी वस्तुओं के कारण, आयात के कारण इनका व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होता था। तो इसकी आयात की सुरक्षा के लिए गाइस ये चाहते थे। उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार, युवा कांग्रेस
एक तो आयात की सुरक्षा के कारण, और दूसरा क्या कारण था गाइस व्यवसायी वर्ग का, समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को आंदोलन में शामिल नहीं हुए। वो लोग इसके कारण भी मतलब कुछ लोग तो इसी के कारण शामिल नहीं हुए। और चौथा पॉइंट निकल के आता है महिलाएं इस आंदोलन में महिलाओं का क्या रुख रहा, उन्होंने हिस्सेदारी ली कि नहीं ली, क्या हुआ। तो गाइस देखते हैं आगे, महिलाओं के बारे में देख लें। जुलूस का हिस्सा, महिलाएं भी जुलूस का हिस्सा तो बनी, नमक बनाया उन्होंने जैसे, और शराब की पिकेटिंग की दुकान में महिलाओं के धरने, पिकेटिंग की दुकान के सामने धरने में शामिल हुई। तो महिलाओं ने क्या रुख दिखाया गाइस, उन्होंने भी समझदारी दिखाई। उनका काम गाइस चौकाचक्की बस नहीं करना होता है, वो लोग भी कुछ कर सकती हैं। जैसे आज अपने भारत में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ रही है, क्या यदि उनको अधिकार दिए गए हैं तो क्या वो काम नहीं कर पाती हैं, क्या घर का भी कर लेती हैं, वहाँ का भी कर लेती हैं। तो गाइस क्या किया महिलाओं ने, उनकी भी हिस्सेदारी रही। उन्होंने जैसे ही यात्रा प्रारंभ होती है तो गांधी जी की जो साबरमती से लेकर के दांडी तक यात्रा होती है तो उसमें शराब के क्या किया उन्होंने, नमक बनाया। धरने पर हुई पिकेटिंग क्या कहलाता है गाइस, यहाँ पे एक शब्द आया था कि शराब की दुकान के सामने धरने में शामिल हुई, मतलब लोगों को नहीं जाने देना, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करवाना। तीसरा, इसके अपन 2 पॉइंट लिख रहे थे महिलाओं के। पहला तो उन्होंने हिस्सेदारी दी, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, महिलाओं को कोई पद देने के पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस क्या थी गाइस, महिलाओं को कोई पद देना नहीं चाहती थी, क्योंकि गांधी जी सोचते थे कि इनका घर चलाना इनका मेन कर्तव्य होता है। तो गाइस ये रहा रुख महिलाओं का। अब देखते हैं सविनय आंदोलन, हमने सबके बारे में पढ़ा, कौन कौन के बारे में पढ़ा, कैसा रुख, कौन कौन लोगों ने साथ दिया गाइस और कौन कौन ने नहीं दिया। एक तो हमने देखा कौन, व्यवसायी वर्ग, कौन देखा, यदि अब आपको इतना याद रहता है क्वेश्चन, यदि आप एग्जाम टाइम पे व्यवसायी वर्ग, यदि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों की भूमिका आ जाती है तो आप इतना आराम से लिख लेंगे यदि आपको ये याद रहता है। पहला गाइस क्या, किसान लोग। दूसरा आप लिख सकते हैं किसान लोग क्यों नहीं शामिल हो पाए, या फिर हुए तो कैसे हुए, उनके बारे में लिख देना, ये डालेंगे और इनका ऐसे ऐसे लिखना प्रारंभ कर देंगे। किसान लोग के बाद आप लिख सकते हैं दूसरा किसके बारे में, व्यवसायी वर्ग। आप यहाँ डालेंगे क्या, व्यवसायी वर्ग लिखते हैं, और आप यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं गाइस, ऐसे 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 लिखना शुरू करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। किसान वर्ग लिखेंगे, व्यवसायी वर्ग लिखेंगे, और तीसरा कौन पॉइंट जोड़ सकते हैं, महिलाओं का पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, और कौन हो जाएगा गाइस, मजदूर वर्ग। और क्या था, हो गए 3-4 पॉइंट हो जाते हैं। 3-4 पॉइंट में आपकी बहुत ज़्यादा का 2-3 पेज तो भरे जाते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, तो इसकी कुछ दोष भी थे गाइस कि कुछ लोग इससे नहीं जुड़ पाए। इसका कारण क्या था अपन देखते हैं। एक तो गाइस कौन लोग नहीं जुड़े, इसका जो सीमा में अपन यदि आप देखें तो आप मुख्य रूप से आप दो लोगों को देख सकते हैं। कौन, एक तो दलित वर्ग और एक मुस्लिम वर्ग। कुछ मुस्लिम वर्ग गाइस इस आंदोलन का ज़्यादातर मन से हिस्सेदारी नहीं दे सका। इसकी एक प्रकार से दोष या सीमाएं आप कह सकते हैं। इसका एक प्रकार से क्या हो जाता है गाइस, दोष हो जाता है कि दलित वर्गों ने और किन्ने मुस्लिम के बारे में अपन देखेंगे। दोष में 2 चीज़ यदि आपको याद रहती हैं तो आप इनके बारे में लिखेंगे और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। सविनय अवज्ञा के आंदोलन की दोष क्या थे गाइस, या सीमाएं क्या थी, दलित वर्ग और मुस्लिम। कौन कौन सी गाइस, जैसे दलित वर्ग क्यों नहीं हो सके, दलितों को अछूता ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सके, क्योंकि उस समय दलित लोग थे जो गाइस जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के थे लोग थे ना गाइस, तो उनको दलित समझा जाता था, उनको लोग छूते नहीं थे गाँव में। तो गांधी जी ने तो इनके बारे में बहुत प्रयास किया गाइस। क्या किया, गांधी जी ने कहा था गाइस, गांधी जी ने कहा था कि सब लोग एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भगवान की संतान हैं। गांधी जी ने इनके बारे में ये तो कहा, सब कुछ कहा, लेकिन ये लोग फिर क्यों नहीं जुड़ पाए, इसके बारे में अपन देखते हैं। रहा तो रुख पर वो लोग शक की दृष्टि से देखते थे गाइस कांग्रेस को। क्यों देखते थे, इसका कारण क्या था। उन्होंने कहा कि गाइस हमारी स्थिति ऐसे नहीं सुधर सकती, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से ज़्यादा नहीं सुधर सकती, बट ये है हाँ कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये लोग दलित लोग थे, इनके जो नेता थे गाइस भीमराव अंबेडकर 1930 में इन्होंने एक दलित संस्था बनाई थी। अंबेडकर के बारे में आपने बहुत देखा होगा।
तो इन्होंने एक संस्था बनाई थी। उनका मानना था कि हम राजनीति में जाकर ही राजनीति में कुछ यदि कुछ बन जाते हैं, प्रधानमंत्री जैसे कुछ भी अभी के टाइम के पद हैं गाइस, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर कुछ भी बन जाते हैं और हम वहाँ पे अपनी मांग रखेंगे और उसी से हमारा कुछ हो सकता है, तो अपने दलित वर्ग के लिए कुछ कर सकते हैं। तो गाइस दलित वर्ग क्यों नहीं ले सके, इसका कारण आप जान लीजिए। यहाँ पे उन्होंने सीटों का आरक्षण मांगा था कि हमें राजनीति में सीटों का आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण का मतलब आरक्षित होना, कि हमारी इतनी सीटें रक्षा के अनुसार हैं, इस पर कोई और नहीं बैठेगा, इसमें हम ही बैठेंगे, है ना, एक निश्चित सीमा होना। और दूसरा अलग निर्वाचक क्षेत्र की मांग करना। ये लोग क्या कर रहे थे, एक तो उन्होंने सीटों का आरक्षण मांग लिया, तो गांधी जी ने तो ये दे दिया, ठीक है आप लोग सीटों का आरक्षण रखिए। दूसरा क्या लिखा, अलग निर्वाचक क्षेत्र की मांग करना। तो गांधी जी इससे सहमत नहीं हो रहे थे, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि यदि अलग निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, अलग से निर्वाचन इनको करवाया और हम हिंदुओं का और मुस्लिमों का अलग निर्वाचन रहा गाइस, तो इनमें मतभेद पैदा हो जाएंगे कि दलित अलग हैं और हम अलग हैं, पूरा भारत अलग है। और जब मतभेद लाना नहीं चाहते थे गांधी जी चाहते थे हम लोग एकजुट रह कर के काम करेंगे। क्या करेंगे, एकजुट रह के काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। सो गाइस इसी के तहत क्या होता है, अपन लोग बोलते हैं ना पूना समझौता, पूना पैक्ट आता है, तो उसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी की बात होती है। अम्बेडकर कौन थे गाइस, इन लोगों के मुखिया थे। गांधी जी अम्बेडकर के बीच वाद विवाद हुआ गाइस। 1932 को आता है गाइस क्या, पूना पैक्ट पे सहमति बनी गांधी जी की और अम्बेडकर जी की। इसमें क्या कहा गांधी जी ने और अम्बेडकर जी में क्या फैसला निकला गाइस, इसमें देखिए प्रांतीय और केंद्रीय परिषद में आरक्षित सीटों के लिए मांग की, तो वो तो गांधी जी ने मांग ली, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में होगा, ये फैसला बना। गांधी जी ने कहा गाइस, अम्बेडकर जी को समझाया कि देखिए आप जो आरक्षित सीटों की जो आरक्षण मांग रहे हैं कि हमारे जैसे कि हमारे लोग इतने परसेंट लोग जो हैं वो कहाँ होंगे, वो संसद में या फिर केंद्रीय या फिर प्रांतीय में परिषद में होंगे, तो हमारे लोग ही होंगे, वो हमारी ही कास्ट के इतने लोग होंगे, तो ये तो मान लिया। लेकिन गांधी जी ये कह रहे थे कि हम अलग से निर्वाचन क्षेत्र का नहीं करवा सकते हैं। तो गाइस ये था दलित का साथ ना देना ज़्यादातर अवज्ञा आंदोलन में। और दूसरा देख लेते हैं गाइस, दूसरा वर्ग था मुस्लिम वर्ग, उनका अलग रूप था। क्यों था गाइस, ये भी इनका कारण क्या था, ये लोग भी गाइस अपने आप को अलग मानना ही एक प्रकार से कारक था। सो गाइस इसमें हम देखते हैं मुस्लिम में, अभी हमने दलित के बारे में देखा गाइस, दो सीमाएं देखी, ध्यान रखना, एक तो मुस्लिम वर्ग अलग चाहता था और एक दलित वर्ग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में यही खास करके सीमाएं थी जो देखिए। तो मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना थे, कौन थे, अभी दलित वर्ग के नेता कौन थे, अब यदि अपन रिलेट करके याद करते हैं ना तो जल्दी याद रहता है। तो मुस्लिम लीग के नेता अम्बेडकर जी थे, और मुस्लिम लीग के नहीं, दलित वर्ग के नेता अम्बेडकर जी थे, लेकिन मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना थे। इसकी स्थापना का 1906 में हुई थी समथिंग पर। केंद्रीय सभा में मुसलमानों को आरक्षित सीटों की मांग की। ये भी क्या करते हैं, ये भी सोचते हैं कि हमारे जो हिंदुओं से मुसलमानों की संख्या गाइस बहुत ही कम है, ऐसा ना हो कि ये लोग हमारी संस्कृति को ही भुला दें, हमारे धर्म को भुला दें और हम पर जुल्म करने लगे, हिंदुओं का वर्चस्व ज़्यादा हो जाएगा और हमारा नहीं रहेगा। इसीलिए गाइस क्या कर रहे थे, ये जिन्ना जी क्या कर रहे थे, मुसलमानों को आरक्षित सीटों की मांग कर रहे थे। और ये भी क्या कर रहे थे गाइस, ये भी अलग निर्वाचक क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जो कि जयप्रकाश जो थे गाइस उस समय, तो उन्होंने इसकी खुलेआम निंदा कर देते हैं। तो इसके कारण गाइस ये भी इनका रुख भी थोड़ा सा अलग हुआ। और ये जिन्ना की जो ये सोच थी गाइस, जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की, कि मतलब अलग से आरक्षित सीटें रख दी जाएं और निर्वाचक क्षेत्र दिया जाए। तो इससे क्या, इसी का बीज उपजता है गाइस 1947 में। इसका परिणाम क्या निकलता है कि मुस्लिम और हिंदू अलग हो जाते हैं, एक भारत और एक पाक का नया राज्य का, नया देश का निर्माण होता है, किसका, पाकिस्तान का, और वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि हमें सांप्रदायिक भावना नहीं लाना है, क्योंकि आप जान सकते हैं गाइस, एक बड़े
क्या हो जाता है, यदि ये सांप्रदायिक भावना आती है तो हम किस किस का अलग करेंगे। क्या यदि एक धर्म के लोग रहते हैं तो क्या सबके विचार मिलते रहते हैं गाइस? घर में तो मिल नहीं पाते हैं, पापा अलग बताते हैं, मम्मी अलग बोलती हैं, भैया अलग बोलते हैं, सबके विचार गाइस अलग होते हैं। क्या अलग अलग होते हैं तो क्या हमको समन्वय बनाकर नहीं रहना चाहिए? अलग बोलते हैं, आपके विचार अलग है तो क्या हुआ, हम आप पर हड़प थोड़ी रहे हैं आपके धर्म को, या आपको धर्म को ख़त्म थोड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अलग ही हो जाइए। तो गांधी जी यही चाहते थे गाइस कि हमें अलग निर्वाचक क्षेत्र की नहीं चाहिए है, हमें इकट्ठा चाहिए है। और एक फूट टाइप की डल गई थी इनके बीच में मुस्लिम लीग की। जैसे ही बांग्लादेश का निर्माण होता है ना 1905 से, तब से इनको मतलब एक अंग्रेज़ों ने हमारे बीच क्या डाल दी थी, फूट डाल दी थी गाइस। उनका काम ही था फूट डालो और राज करो, है ना। जो डलहौजी का नारा चला ही दिया था उसने, फूट डालो और राज करो, वही था गाइस। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस कारण से एक बड़े हिस्से ने क्या किया गाइस, बड़े हिस्से ने इसमें भाग नहीं ले पाए। अब सामूहिक अपनेपन का भाव गाइस ऐसा चल रहा था 1930 में, और 1947 में हमें आज़ादी चाहिए, कैसे मिलेगी सोचिए आप। इसका लोगों ने गाइस राष्ट्रवाद की भावना को उपजाने के लिए और भी प्रयास किए। जो सामूहिक नेता थे गाइस तो वो क्या कर रहे थे, सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे लाया गाइस, अपन इसके बारे में देखेंगे। सामूहिक अपनेपन का भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई गाइस, एक दिन में नहीं हुई। क्योंकि गाइस देख रहे हैं अपन, दलित अलग जा रहे हैं, मुस्लिम अलग जा रहे हैं, हिंदू अलग जा रहे हैं, सबके विचार अलग हो रहे हैं और सब शोषण के शिकार भी बन रहे हैं। आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक हम इकट्ठा होकर के जब हमारा देश बन जाता है तो हम उसमें कोई भी कानून बना लेते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो हमारा भारत में तो अभी भी विविधता है, हम कौन कौन से देश निर्माण करेंगे, इतने इतने से देश बचेंगे, इतने इतने से। क्यों, कहे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा विविधता है। यदि हम अलग अलग निर्वाचक या अलग अलग देश बनाते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया गाइस, वो हमें सबसे ज़्यादा दुखी करता है गाइस उस समय का, जो एक प्रकार से अब क्या करें, उस समय की मांग रही होगी, करना ही पड़ा होगा। तो गाइस क्या किया, जैसे यदि अलग कर दिया तो क्या हो जाता है, जैसे ही अलग कर देते हैं तो गाइस यदि हम अलग करें तो क्या करेंगे, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विविधता है। ये कोई बड़ी बात वो नहीं है गाइस कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। यदि हम करेंगे तो अभी भी हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे धर्म रह रहे हैं। हमारा भारत वैसे भी गाइस, सबसे बड़ी बात क्या है, संविधान में हमारे इसीलिए क्या रखा गया गाइस, धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना है हमारे भारत में। कोई एक धर्म के नाम से भारत को नहीं जाना जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो धर्म के नाम पर निरपेक्ष करता है, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, ना ही किसी धर्म को गिराना चाहता है। कोई ऐसी नीति नहीं लाता है गाइस, हमारे भारत में कोई ऐसी नीति नहीं आती है जिसके कारण एक धर्म को बढ़ावा तथा एक धर्म को बढ़ावा देना कोई सांप्रदायिकता नहीं है, पर ये नहीं कि अब दूसरे धर्म को हमारे धर्म के कारण हानि पहुँचे। हम अपने धर्म को सही तो बोल सकते हैं पर दूसरे धर्म को खराब भी नहीं बोलते हैं गाइस। आप अपने अनुसार चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया। जो जिन्ना जी को, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, जो उनको शंका थी गाइस, तो कैसे हुई अपनेपन की भावना हम देखते हैं। आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष के चलते हुई गाइस पैदा हुई। इसमें गाइस इतिहास, जैसे लोगों ने क्या दिखाया कि हम सबका गाइस इतिहास एक है, हम सब भारत की संतान हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जितने भी पार्टिकुलर एरिया में लोग रहते हैं, सब हमारी पहचान क्या है, हम भारत हैं। हमारी सबकी माता क्या है, भारत माता है। इस प्रकार गाइस इन इतिहासों के सहारे से साहित्य, लोक कथाओं, लोकगीत गाते हैं। लोकगीत क्या होते हैं गाइस कि उसमें किसी धर्म को नहीं माना जाता, किसी जाति को नहीं माना जाता, किसी संप्रदाय को नहीं माना जाता। ऐसी एक निश्चित चित्र बनाया गया, प्रतीकों का सहारा लिया गया, इससे राष्ट्रवादी को साकार योगदान दिया गाइस इन सब चीज़ों ने। सो गाइस देख सकते हैं, जैसे अपन ये लिख सकते हैं, इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। यदि जैसे क्वेश्चन में यदि आपके आ जाता है कि सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे उत्पन्न हुआ, तो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम जैसे चित्र यदि लिखें या तो चित्रों में अपन क्या लिख सकते हैं गाइस, जैसे झंडा। अब झंडा का निर्माण क्यों किया गया, क्या ज़रूरी थी। यदि हम झंडा ले लेते हैं ना गाइस, तो क्या हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है हमारी भारत का झंडा है। और भारत का झंडा ने क्या भूमिका निभाई कि इसमें सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ना कोई जैन अलग होता है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो हमारे में जैन भी आते हैं, तो जैन भी शामिल हो जाते हैं, बौद्ध भी हो जाते हैं, मुस्लिम भी हो जाते हैं, हिंदू भी हो जाते हैं। इसीलिए गाइस 1921 में क्या किया गांधी जी देखिए इस समय क्या हो रहा था, 1921 का दशक है। 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, मतलब बहिष्कार करो, इन अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना हमें।
तो 1921 में स्वराज झंडा तैयार किया गांधी जी ने, जिसमें लाल, हरा, सफ़ेद और उसके मध्य गांधीवादी चरखा भी लगा दिया। चरखा क्यों लगाया था गाइस 1921 में? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हमें क्या करना है, हमें बहिष्कार करना है, हमें स्वदेशी चीज़ें चाहिए। तो उस समय चरखा से ये लोग कपड़े बनाते थे, क्योंकि जब अंग्रेजी सरकार के कपड़ों की होली जला दी गई गाइस, तो बनाएंगे किससे, पहनेंगे क्या? तो चरखा बनाया गया। तो अभी भी गाइस जो झंडा है उसमें लाल, देखिए हरा रंग है, सफ़ेद रंग है और ऑरेंज, मतलब भगवा कलर अलग है, इसी कलर का है, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत मिलता हुआ है। और चरखा की जगह अभी पे अशोक चक्र लगाया गया है। दूसरा कौन सी छवि थी गाइस? दूसरी छवि थी, पहला तो ले लिया अपन ने चित्र, दूसरा भारत माता की छवि बनाई गई। भारत माता की छवि सबसे पहले 1905 में किसने बनाई थी? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी गाइस। और द्वितीय छवि भी बनाई गई भारत माता की। इसी प्रकार हाँ, इसके बाद गाइस हम देखते हैं भारत माता की छवि बनाई गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की छवि का निर्माण किया। क्या? भारत माता की छवि बनाई और 1900 और उनके लिए गाइस एक गीत गाया, वंदे मातरम गीत, एक उस स्तुति के रूप में गाइस। एक तो झंडा बनाया, दूसरा छवि बनाई, तीसरा राष्ट्रीय गान का निर्माण किया, वंदे मातरम 1982 में। और उन्होंने क्या, उनका ने आनंद मठ लिखा था, उसको इन्होंने उनमें शामिल किया। और जो वंदे मातरम गीत है ना गाइस, इसकी खूबसूरत बात आप ये जान लीजिए। जो वंदे मातरम गीत है इसको स्वदेशी आंदोलन में बहुत ज़्यादा गाया गया और शायद ये राष्ट्रीय गीत बन गया है बांग्लादेश का। ये पश्चिम बंगाल, मतलब जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे गाइस, ये कहाँ के थे? एक शायद पश्चिम बंगाल के हैं और उन्होंने बंगाली भाषा में ही इसको लिखा हुआ था। देखिए फिर कौन आते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता की एक और क्या कर देते हैं, मूर्ति बनाते हैं। भारत माता की मूर्ति बनाई, जिसके हाथों में क्या थी गाइस? माला थी, एक माला थी। आप एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, माला थी। शिक्षा से एक बुक लिए हुई थी माता, और क्या थी? भोजन और कपड़े दे रही हैं। अब वो कपड़े देंगी तो जितने भी भारत के लोग होंगे वो सबके लिए एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार रविंद्रनाथ ने 1905 में भारत माता की छवि का निर्माण किया। सो गाइस इस चित्र को देखिए आप, ये बनाई थी गाइस, किसने बनाई थी ये छवि? भारत माता की रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई थी, जिसमें एक हाथ में माला ली हुई है, कपड़े ली हुई हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं गाइस, ज्ञान की पोथी ली हुई हैं, और क्या भोजन बांट रही हैं, भोजन है। तो इस प्रकार के चित्र ये हमें राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहा था। सो गाइस हमने 3 चीज़ों को देखा। पहले नंबर क्या देखा गाइस? झंडा बनाया गया। दूसरा क्या देखा गाइस? भारत माता की छवि का निर्माण किया गया। और तीसरा राष्ट्रीय गान भी देखा। तो हमने 3 चीज़ें देखी इसमें। अब लोक कथाएं, लोकगीत भी गाने जाने लगे। और इसके बाद क्या होता है गाइस? इतिहास को भी लोगों ने अपना इतिहास बताया, लोगों को अपने बारे में जानकारी दी, अपने इतिहास के बारे में, जिससे भी राष्ट्रवाद की भावना उजागर होने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। सो गाइस देखेंगे भारत में इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई राष्ट्रवाद के अपनेपन का भाव बढ़ाने के लिए, कि हम सबका इतिहास बहुत ही गौरवमय है। और जब भारत के इतिहास की बात आती है तो भारत यदि शब्द आता है गाइस, हमारी नागरिकता क्या है? भारत है। तो क्या हो जाता है? सभी लोग इसमें जुड़ जाते हैं कि हम इंडियंस हैं, हमारा सबका एक इतिहास है, हमारा सबकी झंडा एक है, हमारे सबकी भारत माता एक है। सो गाइस अंग्रेजों के अनुसार इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई। पुनर्व्याख्या क्यों की गई गाइस? क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो अपने अनुसार व्याख्या कर रहे थे भारत के इतिहास की। वो क्या कह रहे थे गाइस? हम इसमें 2 चीज़ों को, दो लोगों का इतिहास में पढ़ेंगे। एक तो अंग्रेज लोगों के अनुसार वो क्या कहा जा रहा था हमारे इतिहास को, और एक हमारे भारतीयों के अनुसार क्या था हमारा इतिहास। तो देखिए अंग्रेज लोग क्या कह रहे थे कि अंग्रेज लोग भारतीयों को पिछड़े आदिम लोग मानते थे, कि ये लोग पिछड़े हुए हैं, आदिम जनजाति जिस प्रकार है उसी प्रकार के लोग हैं, और अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते, इसीलिए हम इन पर दया कर रहे हैं और शासन संभाल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से हमारा ही धन ले जा रहे हैं, हमारा ही शोषण कर रहे हैं, और हमको ही क्या बोल रहे हैं कि ये लोग पिछड़े थे और ये लोग अपना खुद शासन नहीं चला सकते थे। दूसरा गाइस, तो फिर बाद में कौन बोलता है गाइस? भारतीय क्या करते हैं इसकी पुनर्व्याख्या?
भारतीयों के अनुसार भारत बोलते हैं, चाहे आप कला में देख लीजिए, चाहे वस्तु कला में देखिए जो कला साहित्य या फिर वस्तु कला, जैसे जहांगीर हैं, और कला साहित्य में जैसे औरंगजेब हैं, कला साहित्य जैसे आगरा का निर्माण करवाया गाइस, ताजमहल का निर्माण करवाया। विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए गाइस, गणित के क्षेत्र में देख लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में देखिए आर्यभट्ट लोग हुए हैं, यहाँ के कालिदास लोग हुए हैं। धर्म और संस्कृति के आधार पर यह कानून और दर्शन, हस्तकला, व्यापार, फल, सब कुछ फला फूला है। हमारे जो इतिहास है वो आदिम नहीं था, हमारे यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा आगे गए हुए थे, जाने माने लोग थे। लेकिन भारत के महान युग के बाद क्या हुआ, पतन हुआ इसका, कुछ समय आया और उसी समय भारत गुलाम हो गया। कि मतलब जैसे समय तो गाइस सबका आता है, क्या होता है, समय का पहिया आगे उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। और जैसे ही हमारा समय गिरा तो अंग्रेजों ने हमें क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। गाइस अब हम एक बार में इस सब का निष्कर्ष देख लेते हैं 2 मिनट में। देखिए भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा आया, असंतोष व्याप्त था, क्योंकि शुरू से ही हम लेसन पहले से ही जो गुलाम बनाए हुए थे उसके प्रति क्या थे गाइस, अंग्रेजों के। ये पूरे लेसन का निष्कर्ष है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। असंतोष व्याप्त था। उसी समय कांग्रेस आ जाती है और महात्मा गांधी ने एकता के सूत्र को बांधने का प्रयास किया। कांग्रेस में की स्थापना 1985 में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इनकी प्रथम बैठक करवाई गई थी, वो बम्बई में करवाई गई, इसीलिए गाइस इसकी प्रथम बैठक बम्बई में करवाई गई। और बम्बई के बाद कहाँ आ जाती है ये, देखिए यहाँ पे करवाई जाती है, पश्चिम बंगाल साइड करवाई जाती है। और जो तीसरा, इसीलिए गाइस इसकी स्थापना फिर बाद में मद्रास में करवाई जाती है। मद्रास यहाँ का आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का क्षेत्र होता था, और फिर यहाँ पे करवाई जाती है। तो कांग्रेस की स्थापना इसीलिए गाइस जगह जगह दूर दूर होती थी, कि जहाँ पे भी कांग्रेस की स्थापना होती थी, अधिवेशन होता, स्थापना तो एक जगह, सॉरी स्थापना नहीं, अधिवेशन या फिर कांग्रेस की बैठकें होती थी गाइस, तो वो जगह जगह पे होती थी। जैसे यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, और फिर क्या यहाँ हुई, मतलब एक यहाँ हुई गाइस। तो ये भारत का मैप बन नहीं पा रहा है, देखिए तो यहाँ पे हुई, यहाँ पहले नंबर यहाँ हुई मुंबई में, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर इस प्रकार ऐसे होती है, इसीलिए हो रही थी गाइस। तो ये जोड़ने का काम कर रही थी सभी लोगों को, भारतवासियों को। और गांधी जी सत्याग्रह करते थे तो गाइस एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, और वैसे भी लोग इन लोगों से परेशान थे, तो सब लोग जुड़ते जा रहे थे और औपनिवेशिक भाग से मुक्ति पाना चाहते थे। कांग्रेस के देखिए कांग्रेस के विभेदों का हल अलग अलग, मतलब देखिए जो कांग्रेस में जो आंदोलनों में जो लोग जुड़ रहे थे गाइस, तो सबका मानना, आकांक्षा एक नहीं थी। जैसे बागान के जो मजदूर लोग थे बागान में असम साइड, तो उनका मानना था कि हमको घर हमारे पास में जगह मिल जाएगी और हम वहीं पे काम करेंगे, हमारी यही आज़ादी है। तो सबकी अलग अलग आकांक्षाएं थी। व्यापारी वर्ग क्या चाहते थे कि आयात में हमको सुरक्षा मिलेगी, आयात कर जो ज़्यादा लग जाता है, और साथ में क्या ये लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं तो हमको घाटा होता है, तो उनके लिए वही स्वतंत्रता थी। और सामान्य जन के लिए जो कानून लेके आते हैं जो घटिया पिटिया से, तो वो लोग भी परेशान करते हैं, तो ये नहीं होगा। तो सबके लिए अलग अलग मतलब थे, कांग्रेस के विभेद थे सबको। हाँ, तो विभेदों को हल करने का प्रयास करती, सभी को एकत्रित होकर मांग रखे। तो इसमें जब हमें आज़ादी चाहिए है तो हमें उसके लिए सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है कि हम यदि औपनिवेशिकवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबको एकत्रित होना पड़ेगा। गाइस यही समय आता है चलते चलाते 1922 में। कब गाइस? 1922 का दौर आता है, और क्या होता है 1942 में गाइस भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध होता है, 1939 से शुरू होता है, 1945 में, और अंग्रेज लोगों की हार हो जाती है उस युद्ध में भी। और फिर बाद में यहाँ पे भी जगह जगह आंदोलन चलने लगते हैं, इनकी स्थिति काबू में नहीं रहती है और अंततः भारत को आज़ादी मिल जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आगे इसके क्वेश्चन पार्ट में। आई होप गाइस आपको ये लेसन समझ में आया है, और समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 10वीं बोर्ड की पूरी तैयारी करवाएंगे, और इससे संबंधित यदि कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कोई भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए है, पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल।